सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का एक टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें हम मोमेंटम के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ठीक है, तो इस बोर्ड की तरफ ध्यान देते हैं। बोर्ड क्या बोल रहा है? बोर्ड बोल रहा है हम पढ़ेंगे आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या बोलता है? अब आप लोग ये चीज जानते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन से बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर हो। कंजर्वेशन का मतलब टू प्रिजर्व, टू कंजर्व, उसको बचा के रखना के यहाँ फिजिक्स में क्या यूज करते हैं अपन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है कि मैं मोमेंटम को ना ही क्रिएट कर सकता हूं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। कब? जबकि वो सिस्टम मेरा कैसा हो, एक आइसोलेटेड सिस्टम हो। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा कि उसमें कोई बाहर से फोर्स ना आ रहा हो। मतलब मैंने एक ऐसा सिस्टम इमेजिन किया जिसमें कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है। अगर कोई भी फोर्स नहीं है तो उसके अंदर जो मोमेंटम है वो मोमेंटम उतना ही रहेगा, ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, बट जो टोटल मोमेंटम मेरा पहले है वही मोमेंटम मेरा बाद में रहेगा। खुद ब खुद उसमें ना ही कोई चेंज आएगा, ना ही कोई मोमेंटम क्रिएट होगा, ना ही कोई मोमेंटम डिस्ट्रॉय होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बोल रही है? when no external force is applied on a system, its total linear momentum remains constant। जब किसी सिस्टम में हम कोई भी फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं तब उसमें क्या होता है? उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, वही कभी रहता है। जैसे कैसे इसको इमेजिन कर सकते हैं? इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। लेट अस सपोज दैट आप लोग कैरम खेले होंगे, तो कैरम के अंदर क्या होता है? बहुत सारे कॉइन्स होते हैं जिसको आप गोटियां बोल रहे हो। ठीक है, बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, सफेद कॉइन होते हैं, ब्लैक कॉइन होते हैं, सफेद गोटियां हैं, काली गोटियां हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक स्ट्राइकर लेके जा रहे हैं और स्ट्राइकर से क्या कर रहे हैं? कॉइन को हिट कर रहे हैं। जब हम स्ट्राइकर से कॉइन को हिट कर रहे हैं तो मैंने एक बार स्ट्राइकर पे फोर्स लगाया, अब मैं उस पार्ट को हटा देता हूं। अब मैं ये इमेजिन कर रहा हूं कि स्ट्राइकर मेरा मोशन में है, मतलब अभी ऑटोमेटिकली मोशन है, उसमें कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। जब वो स्ट्राइकर मेरा मोशन में है तो उसके पास कुछ मोमेंटम है। अब वो जैसे ही किसी कॉइन से टकराता है तो वो क्या करेगा? अपने पूरे मोमेंटम को कॉइन में ट्रांसफर कर देगा। या हो सकता है 80% मोमेंटम को ट्रांसफर कर दे, तो क्या होगा? 20% उसके पास रह जाएगा, 80% शिफ्ट हो जाएगा। इस पूरी एक्टिविटी में खुद ब खुद कोई मोमेंटम ना क्रिएट होगा और ना ही कोई मोमेंटम डिस्ट्रॉय होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो स्ट्राइकर है मेरे पास उसके पास 100 यूनिट का मोमेंटम है और वो जाके एक कॉइन से टकराया और टकराने के बाद उसमें कॉइन में मोमेंटम आ गया 120 यूनिट का। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। 20 यूनिट का मोमेंटम अपने आप क्रिएट नहीं हो सकता। तो ये सिस्टम ये समझा रहा है कि ये जो फिजिक्स की दुनिया है, जो प्राकृतिक नेचर की दुनिया में जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, खुद ब खुद क्रिएट नहीं हो सकता और खुद ब खुद डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं अपन कि जो मेरा कैरम का बोर्ड है वो नीचे एक सरफेस है, सरफेस कुछ फ्रिक्शन ऑफर कर रही है, तो वो फोर्स को रिड्यूस कर दे रही है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। लेकिन इमेजिन करने के लिए हम मानते हैं कि मेरे पास एक प्लेन इमेजिन कर रहा हूं, उसमें मैं कैरम खेल रहा हूं और नीचे से कोई भी फ्रिक्शन नहीं आ रहा। फ्रिक्शन नहीं मतलब कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। उस आइडियल कंडीशन में क्या होगा? जितना मोमेंटम स्ट्राइकर के पास है वो कॉइन से टकराने के बाद क्या होगा? मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा। अगर मान लो 80% करता है तो 80 + 20 करूंगा तो फिर मेरे को वही 100% मिलेगा जो मोमेंटम मेरा पहले है। ठीक, तो इसको मैथमेटिकली समझते हैं अपन। मैथमेटिकली कैसे समझते हैं कि मान लो मैं सिर्फ एक स्ट्राइकर की बात कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ एक स्ट्राइकर की बात कर रहा हूं। स्ट्राइकर मेरा मूव कर रहा है और किसी से नहीं टकरा रहा है, मतलब सिस्टम ऑफ वन पार्टिकल बोल रहा हूं। पहला केस बना देता हूं फॉर सिस्टम ऑफ वन पार्टिकल, फॉर सिस्टम ऑफ वन पार्टिकल, और सिस्टम ऑफ वन पार्टिकल। अगर एक पार्टिकल का सिस्टम है तो उसमें किस तरीके से होगा? ठीक, जैसा मैंने बोला कि मेरे पास एक स्ट्राइकर है, उसके पास कुछ मास भी है और साथ साथ कुछ वेलोसिटी भी है, तो इसके पास कुछ मोमेंटम भी है। वो मोमेंटम क्या है? मेरे पास m। ठीक, हमारे पास मोमेंटम और फोर्स से रिलेटेड एक फॉर्मूला है। क्या है? फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि आगे चल के हम क्या बोल देते हैं? ma के फॉर्म में बोल देते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमने कहां जाना था? न्यूटन्स के सेकंड लॉ में जाना था, पहले कुछ वीडियोस में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है मेरे पास 0। जब फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 है तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूं? इसको मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास dp/dt जो मेरा बनेगा वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 0। और dp/dt का मतलब क्या है? dp का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
और वो क्या है मेरे पास जीरो, मतलब मोमेंटम के बदलाव की जो रफ्तार है, दर है, वो क्या है जीरो है, मतलब मोमेंटम बदल ही नहीं रहा। मोमेंटम बदल ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये जो डीपी है, डीपी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या है, जीरो, और मोमेंटम जीरो है तो मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो, तो क्या हुआ, मेरा मोमेंटम पूरा अपने आप में कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। मैथमेटिकली हम समझ रहे हैं, मेरे पास एक स्ट्राइकर है, इस स्ट्राइकर पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, जब फोर्स अप्लाई करूंगा तो इस मोमेंटम में बदलाव आएगा, तो अब मेरा डीपी कुछ एग्जिस्ट करेगा, एक नॉन जीरो वैल्यू को देगा। जब डीपी नॉन जीरो वैल्यू देगा तो डीपी बाई डीटी भी नॉन जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, फोर्स मेरा जीरो है, तो अल्टीमेटली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी जीरो होगा और चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा, और चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा तो क्या होगा, मेरे पास जो मोमेंटम है वो कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी बन जाएगी। कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब अपने आप नहीं बदलने वाली। इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, उसका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अभी हमने क्या हुआ, एक छोटा सा जो हमने थ्योरी वाली पार्ट समझी उसको हमने मैथमेटिकली समझने की कोशिश करी, और यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि अगर एक पार्टिकल है मेरे पास, तो जब तक मैं उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊंगा, मैथमेटिकली उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, उसका मोमेंटम हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोलिजन को समझते हैं। कोलिजन का मतलब क्या हुआ, एक स्ट्राइकर गया और जाके कॉइन से टकरा गया, टकराने के बाद वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उसका पहले जो मोमेंटम था वही मोमेंटम बाद में रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको समझते हैं अपन। चलिए अब अपने दूसरे केस पे जाते हैं। दूसरा केस कैसा है, जब मेरा स्ट्राइकर जो है कॉइन से जाके टकरा जाता है, मतलब एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी से टकराती है तो क्या टकराने के पहले का जो मोमेंटम होगा वही मोमेंटम बाद में होगा। मतलब मैंने बोल रहा हूं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मेरे को ये चेक करना है, कैसा, मैंने क्या बोल रहा है, मैंने बोला कि मेरे पास एक स्ट्राइकर है, लेट अस सपोज इसको मैं नाम देता हूं ए, ये जाके किसी कॉइन से टकरा जाता है, वो कॉइन क्या है, मान लिया बी। स्ट्राइकर के पास कुछ मास है, इसको नाम देता हूं m1, इसके पास कुछ मास है, इसको नाम देता हूं m2, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, मान लेता हूं वो वेलोसिटी क्या होगी, u1 होगी, ठीक। उसी तरीके से इसके पास भी मैं मान लेता हूं कुछ वेलोसिटी होगी, मे बी जीरो हो सकती है, मे बी नॉन जीरो हो सकती है, तो मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैं u2 बोल देता हूं, ठीक। तो मेरे पास इसके पास भी वेलोसिटी इसके पास, लेकिन ये मान के चलता हूं कि ए के पास कुछ ज्यादा वेलोसिटी है बी से, और ये क्या करता है, जाके इससे टकरा जाता है। टकराता है तो क्या होता है, यहाँ पे कोलिजन होता है, इसको हम क्या कह रहे हैं, कोलिजन। कोलिजन का मतलब आपस में टकरा जाना, ठीक। तो जब ये आपस में टकरा जाता है तो टकराने के बाद क्या होगा, ये देखिए, ये स्ट्राइकर जाएगा जाके इस बी से टकराएगा, कॉइन से टकराएगा। जब ये इससे टकराएगा तो क्या करेगा, बी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो क्या होगा, इसकी ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा। जब ये इधर की तरफ मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब ये इससे टकराएगा तो ये बी क्या करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ये वापस इसमें एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब इस ए के ऊपर बी के थ्रू एक फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में, तो क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को थोड़ा कम कर देगा। मतलब क्या होगा, जब आपका स्ट्राइकर जाके कॉइन से टकराएगा तो स्ट्राइकर की वेलोसिटी कम हो जाएगी और कॉइन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या इसके पास जो मोमेंटम था वो कुछ मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और वो आगे निकल जाएगा, ठीक। लेकिन हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोल रहा है कि एक सिस्टम में जितना टोटल मोमेंटम है वो बाद में भी उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो चलो पहले इस केस में देखता हूं कि टोटल मोमेंटम क्या होगा। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल इसका मोमेंटम देखने क्या, इसका m1u1, तो इसका मोमेंटम बनेगा मेरे पास m1u1, और इसका मोमेंटम क्या होगा मेरे पास, इसका मोमेंटम होगा मेरे पास m2u2। ये क्या चीज है, ये है मेरे पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का मोमेंटम। अब मैं क्या मानता हूं, अब ये स्ट्राइकर गया जाके इससे टकरा गया, टकराया तो क्या हुआ, अब ये जो ए है जिसका मास मेरा m1 है, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो कम होनी चाहिए, मैं क्या लिख लेता हूं, इसकी वेलोसिटी u1 से बदल के क्या बन जाती है, v1 बदल जाती है, और इस b की वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, तो v की वेलोसिटी u2 से क्या बन गई, u2 से चेंज होकर v2 बन गई, और मास तो मेरा एज इट इज रहेगा, ठीक। अब इस केस में इसका मोमेंटम क्या होगा, इस केस में इसका मोमेंटम बनेगा m1 v1, m1 v1, और इधर क्या बनेगा m2 v2। तो मेरे को ये समझना है कि m1 u1 प्लस m2 u2 मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है। चलिए इसको अब समझते हैं मैथमेटिकली, क्या मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं, जैसे मैंने लास्ट में सिस्टम ऑफ वन पार्टिकल में प्रूफ कर दिया था इजीली, क्या मैं अभी प्रूफ कर सकता हूं, हाँ प्रूफ कर सकता हूं। कैसा,
मैं इसको समझता हूं, मैंने बोला ए गया, ए जाके बी से टकराया तो क्या हुआ, इसको मैं बोलूंगा कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्या बोला मैंने, बी पे लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, ए। इसको लिख लेते हैं अपन, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक, इसी तरीके से जब ये से टकराएगा तो बी भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो क्या होगा मेरे पास, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक, अब देखिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब जो कैरम का खेल हो रहा है, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, प्लेन में 2D प्लेन में काम हो रहा है, नीचे से कोई फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है। तो आइडियली न्यूटन्स का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा, ये जितना फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा इंस्टेंटली उतना ही फोर्स ये भी इसके ऊपर एक्सर्ट कर देगा। मतलब क्या होगा, मतलब मेरे पास ये बनेगा मैथमेटिकली कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट का मतलब इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इधर की तरफ, मतलब ये इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में करेगा, इधर की तरफ, और ये इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ। जब ये आपस में टकराएगा तो इसको इधर पुश करेगा और ये इसको इधर पुश करेगा, दोनों ही फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक बात है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम चेंज इन मोमेंटम को समझना है। हमें क्या समझना है, चेंज इन मोमेंटम को। चेंज इन मोमेंटम कैसा होगा, जब मैं इस पे टाइम का मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, बोथ साइड टाइम का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये क्या बन गया मेरे पास, मैंने दोनों ही तरफ टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, दैट इज इम्पल्स। हमने पहले पढ़ा हुआ है, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल क्या होता है, इम्पल्स। और इम्पल्स को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। और इधर भी क्या बनेगा, इधर भी बनेगा चेंज इन मोमेंटम। इधर किसके लिए बना रहे हैं हम, इधर हम बी के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं, बी के लिए। और इधर मोमेंटम किसके लिए बना रहे हैं, ए के लिए। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। यहां पे मेरे पास एक इक्वेशन बनके तैयार हो गई। ठीक, अब क्या हमारे पास क्या आया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। तो चलिए बी की तरफ चलते हैं। बी का मोमेंटम क्या है, बी का मोमेंटम है m2u2, और बाद में क्या बन गया, m2v2। चेंज इन मोमेंटम कैसे बनेगा, दिस मोमेंटम माइनस ऑफ दिस मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। सो दैट इज क्या बनेगा मेरे पास, m2v2 माइनस ऑफ m2u2, m2v2 माइनस ऑफ m2u2। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम माइनस साइन पुट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। ए के मोमेंटम में आया चेंज, m1u1 था, बाद में क्या बन गया, m1v1 बन गया। तो चेंज क्या आएगा, चेंज आएगा मेरे पास m1v1 माइनस का m1u1। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें ये लाना है मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे क्या है, यू वाली क्वांटिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाली क्वांटिटी। तो मैं क्या करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी वाली क्वांटिटी एक तरफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है माइनस ऑफ m2u2। u1 में यहाँ से उठा के इधर लाता हूँ। इधर देखिए क्या है, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। और जब मैं इसको इधर मूव किया तो ऑलरेडी क्या बन जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, माइनस। ये बन गया मेरे पास माइनस ऑफ m1u1। फिर इधर चलते हैं, इधर क्या है मेरे पास, v वाली क्वांटिटी। तो v वाली क्वांटिटी क्या है, माइनस ऑफ m1v1, माइनस ऑफ m1v1। इधर क्या है, m2v2, ये क्या है, प्लस का, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ m2v2। तो ये मेरा तैयार हो गया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m1v1 प्लस ऑफ m2v2। और यहां से मैंने माइनस और माइनस कैंसिल कर दिया। तो ये स्टेटमेंट मेरा बनके तैयार हो गया कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और यही स्टेटमेंट कौन बोलता है, यही स्टेटमेंट हमको बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एक्चुअली खेल क्या है, खेल ये एक थ्योरेटिकल बात है जिसको हमें मैथमेटिकली समझना है। इसको जब हमारे माइंड में क्लियर होगा कि कहीं पे भी मोमेंटम में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, तो हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना पाएंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूले बना पाएंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे
कि रिकॉइल ऑफ गन, जब कोई गन फायर होती है तो उसमें मोमेंटम किस तरीके से कंजर्व होता है। तो इन चीजों को नोट डाउन कीजिए, एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसको रखिए तो ये याद रहेगा कि हम मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को किस तरीके से मैथमेटिकली समझ पाते हैं।